स्वागत करता हूं आपको एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर का एपिसोड नंबर 3 को करेंगे। इसका जो टॉपिक रहेगा ये टॉपिक रहेगा आर्थिक भूविज्ञान एंड इकोनॉमिकल जियोलॉजी। हालांकि इस चैप्टर से 5 नंबर वाला बहुत ज़्यादा बनने वाला है, लेकिन हम 2 ऐसे प्रश्न की बात करेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, ठीक है, कि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हाय फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पे एंड देखिएगा क्लियरली आज हम ये सब कुछ कर पाएंगे और A to Z ध्यान दीजिएगा हर एक वर्ड पे ठीक है, हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। टोटल हम लोग आज इस फाइनल आज करके ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का वैल्यू 5 नंबर है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स वाला भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट होगा ही होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य एवं संभावनाओं का वर्णन करना है। प्रश्न है आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य कि जो इकोनॉमिकल जो जियोलॉजी है ये जिसका पर्पस क्या है, ठीक है, और उसका जो संभावना है वो क्या हो सकता है। मीन्स वो कहाँ तक उसका हम संभावना कर सकते हैं कि आर्थिक भूविज्ञान का संभावना इस पॉइंट तक हो सकता है, इस हद तक हो सकता है, उसी के बारे में ये प्रश्न है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का है और हो सकता है सेम ऐसा ही क्वेश्चन पटक दे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिसर्च कर करके बनाया हुआ है। और इसका जो आंसर है, तो अगर आप बुक के लैंग्वेज में देखिएगा तो 4 से 5 पेज का हो जाएगा, लेकिन अपने भाषा में है। और इसमें लिखने का देखिएगा ना, एक बहुत अच्छा सा एक टेक्निक यूज़ किया गया है जो कि हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। प्लस में राइटिंग जिनका ख़राब है वो इसको देख देख कर कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, उत्तर की अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से उत्तर इसका स्टार्ट हो रहा है। ओके, देखिए, आर्थिक भूविज्ञान कॉमा बोलने का टेक्निक से देखिएगा, भूविज्ञान की एक विशेष शाखा है। कॉमा देखिएगा, ट्रिक है क्या, आर्थिक भूविज्ञान भूविज्ञान की एक विशेष शाखा है, इस टाइप से। तो ऐसे ही टेक्निक, मतलब आप लिख रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे चैटिंग करते हैं ना, तो कैसे करते हैं कि अभी ई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही शॉर्ट में कि जो बातों को आपको बोलना है वो आप चैट से बोल देते हो, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के लिए उपयोगी खनिजों के रासायनिक संगठन, भौतिक गुणों, उत्पत्ति एवं प्राप्ति की अवस्था, भूवैज्ञानिक एवं भौगोलिक वितरण तथा उद्योगों का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ से एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, मान ली। और हाँ, कोई भी बातों का आपको लिखना आता है, ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ को भर भर के आप एक लाइन से लिख देना, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा या कॉपी चेकर होगा तो उसका ध्यान देना चाहिए उस टॉपिक पे कि आप लिख क्या रहे हो। तो देखिए, इतना सा था एक टॉपिक में मैंने कवर किया इसको। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से, इसमें मैंने लिखा है कि आर्थिक भूविज्ञान में उन सभी खनिजों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव विकास के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब आर्थिक मीन्स क्या? हालांकि इसका जो है ना लेक्चरर वीडियो एक नहीं बहुत बना चुका है। सबसे लंबा चैप्टर मेरे को ये चैप्टर लगा, आर्थिक भूविज्ञान जब पढ़ाए थे, हर एक तत्व के बारे में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब जाकर आर्थिक भूविज्ञान क्लास 12th जियोलॉजी और हमारा चैनल का नाम सर्च कर दीजिएगा, टोटल सारा वीडियोज आ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया आर्थिक भूविज्ञान किसके लिए उपयोगी है? मानव जीवन के लिए। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब जो पर्पस था, ये मैंने क्यों लिखा, ये तो ये प्रश्न में पूछा ही नहीं था, उद्देश्य केवल पूछा था। यहाँ पे देख सकते हो, उद्देश्य पूछा था, संभावना पूछा था, तो इसको मैंने लिखा कि आर्थिक भूविज्ञान में होता क्या है मेनली ये चीज़। अब यहाँ से माइंडसेट अपने आप तैयार होते चलेगा आपका, ठीक है। देखो, आर्थिक भूविज्ञान का उद्देश्य, आर्थिक भूविज्ञान का निम्नलिखित उद्देश्य है। ये निम्नलिखित हर जगह लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना एक बढ़िया बैठ जाता है कि भैया निम्नलिखित का मतलब तो आप जानते ही हैं कि नीचे लिखा हुआ चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से मतलब स्टेप बाय स्टेप, अब इसमें भी देखिएगा हम स्टेप लिए हैं। नंबर 1, आर्थिक महत्व के खनिजों की जानकारी प्राप्त करना। ओके, आर्थिक महत्व के खनिजों के गुणधर्मों एवं उनके साहचर्य मिलने वाले अन्य खनिजों के साथ पारस्परिक संबंध एवं उत्पत्ति का ज्ञात करना। कि मतलब आर्थिक खनिज में मान लीजिए हमको लोहा प्राप्त हो रहा है और एक तरफ बॉक्साइट प्राप्त हो रहा है, तो उस दोनों के बीच में संबंध क्या है? पारस्परिक मतलब होता है एक दूसरे के साथ संबंध क्या है उसके बारे में उत्पत्ति पढ़ेंगे और संबंध के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब है ना उद्देश्य होता है उसके बाद, ठीक है। और महत्व, आर्थिक महत्व के खनिजों की जानकारी प्राप्त करना, उसके अंतर्गत हम लोग उपयोग पढ़ लेते हैं, उसका निर्माण कहाँ हुआ, उसका निक्षेप कहाँ कहाँ होता है, उसका वितरण क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपको लेक्चर वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्पत्ति के आधार पर किसी क्षेत्र में विशेष
किसी क्षेत्र में जो है खनिजों का वितरण एवं संभावना को आपको ज्ञात करना है, ये भी इसका पर्पस है। ठीक है। चौथा है खनिज निक्षेपों की पूर्ण जानकारी के आधार पर उपयोग अध्ययन करना, कि उसके पूरा जानकारी हमको उस निक्षेप के बारे में पूरा है तो उसके बारे में हम उपयोग का स्टडी कैसे करेंगे। अगला है कम आर्थिक लागत पर खनिजों का अधिकतम दोहन करना। राइटिंग का स्किल आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है, पूरा चीज़ ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है। अतः ठीक है ना, अतः आर्थिक भूविज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ज्ञात खनिज निक्षेपों का भूवैज्ञानिक स्टडी करके उपयोग खनिज में उसका उपयोग इत्यादि का स्टडी करना है। राइटिंग स्किल देख सकते हैं। अगला है यहाँ पे संभावना। क्या है? संभावना। संभावना में कि आर्थिक भूविज्ञान अभी जितना है विस्तारित तरीके से, उसका और भी संभावना क्या हो सकता है उसके बारे में। किसी भी आर्थिक खनिज का, ठीक है ना, उसके दोहन, निर्माण एवं वितरण के आधार पर संभावना बताया जा सकता है, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी एंड तकनीक, उसी को तकनीक बोलते हैं, उपयोगिता को अधिक मात्रा में बढ़ा दिया है। जो आज के समय में जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जितना भी साइंस में यूजेज हो रही है, सब खनिजों से ही हो रही है। और हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका यूज़ अगर करेंगे भी तो उसमें हमारा खनिज का ही उपयोग हो रहा है। तो बताइए किए थे, उपयोग अगर हो रहा है तो आर्थिक में ही वो आता है। आगे समझ में? तो ये होता है 5 नंबर आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अयस्क खनिज, अयस्क का औसत प्रतिशत एवं अधात्री खनिज पर नोट लिखिए। 5 नंबर इस क्वेश्चन का वैल्यू है और इसमें देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछा है एक साथ। नंबर 1 अयस्क, नंबर 2 खनिज अयस्क, नंबर 3 क्या पूछा है? अयस्क का औसत प्रतिशत। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई खनिज में कितना अयस्क पाया जा सकता है उसका प्रतिशत मिनिमम बताना है। अयस्क का औसत, एवरेज परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है। अधात्री खनिज पर नोट लिखना है। ठीक है। सबके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उत्तर में देखिए कितना स्टेप्स मैंने लिखा है। खनिज निक्षेप ऊपर पट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धात्विक व अधात्विक पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आ जाता है मेरा अयस्क। नंबर 1 में क्या पूछ लिया था? अभी ध्यान दीजिएगा, अयस्क के बारे में पूछा था। ठीक है, उसको ही फाइनल कीजिए पहले। अयस्क का सामान्य अर्थ ये है, अब आपको थोड़ा एक चीज़ हम बताते हैं, उसको पढ़ने से पहले डाउट होगा कि सर अयस्क और खनिज अयस्क में क्या अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बोल दोगे कि नहीं क्वेश्चन प्रिंटे गलत किया है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर देखिए, अयस्क को सामान्य अर्थ में हम बोलेंगे वह पदार्थ जिसे खोद कर निकाला गया इस धरती के अंदर से, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से अयस्क जो होता है खनिजों एवं अधात्री खनिजों का संयुक्त रूप होता है, कि अयस्क जो है खनिज और अधात्री दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना धातु व धातु दोनों ही मिलेगा आपको, तो इस प्रकार की चीज़ों को अयस्क बोलते हैं। ठीक है, और अभी देखिएगा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अयस्क से एक या एक से अधिक धातु आर्थिक लाभकारी से निष्कासित किए जा सकते हैं। मतलब जो खनिज होते हैं एक नहीं बहुत लाभकारी और एक से अधिक हम क्या कर सकते हैं? धातु को निष्कासित करेंगे। अयस्क बनने के लिए शर्त है, 2 शर्त है। वह पदार्थ होना चाहिए जो कीमती हो और आर्थिक एवं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या हो? लाभकारी हो, उससे हम लोग बोलते हैं। ओके, अगला जो आंसर में ही देख सकते हैं ना टॉपिक कैसे मैंने लिखा है, ये है, इसके बारे में ध्यान जाएगा। अधात्री है तो कॉपी चक्कर जो भी होगा उसका ध्यान इसी पे चला जाएगा। ठीक है, देखिए खनिज अयस्क क्या है? वह खनिज जिसका उपयोग केवल धातु मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कि खनिज का उपयोग धातु प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे खनिज अयस्क। खनिज अयस्क कहलाता है। ठीक है, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट इत्यादि सब हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधात्री खनिज को इंग्लिश में गैंग मिनरल कहते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अधात्री क्या होता है, इंग्लिश में गैंग। आप पहले से मैट्रिक तक 11th तक आप हिंदी में ही जानते हैं कि गैंग होता है। ठीक है, उसको हिंदी में लिख देता है, लेकिन गैंग का असली हिंदी अधात्री होता है। खनिज अयस्कों के साथ पाए जाने वाली अनुपयोगी अथवा अधात्विक पदार्थों को अधात्री खनिज कहते हैं। इसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहेंगे? गैंग। ओके, अभी आगे सब इंग्लिश मीडियम वालों का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अयस्कों का औसत प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। चलिए अगला पेज में। ठीक है, ये ना मेरे को नचा रहा है बार बार। देखिए इसमें क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण सामान्य धातुओं के लिए भारत में अयस्क का औसत प्रतिशत निम्नलिखित है। अब देखिएगा, हम इसमें ना एक टेबल टाइप के बना दिए हैं जो कि आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, इसमें यह है कि लोहा जो है ये एक मात्रक दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आउंस टन, ये वो मात्रक है जब कोई खनिज का मात्रा ज्ञात करना होता है तो उसे आउंस टन में मापा जाता है। तो जो धातु है कम से कम प्रतिशत, कि अगर कोई लोहा का कोई निक्षेप मिला, मीन्स लोहा का कोई अगर डिपॉजिट्स मिलता है, निक्षेप मिलता है, तो उसमें मिनिमम पर एवरेज परसेंटेज जो होगा
30% उसमें अयस्क निकलेगा। भारत की बात हो रही है। सोना में 0.15 आउंस पर टन, और आउंस को ओज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओज, अभी आगे आपको मिल जाएगा। चांदी में 10%, प्लेटिनम में 0.10%, तांबा में 0.7% और लेड पीबी इसमें है 3%। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप आंकड़ा करके लिख लेंगे। अब आता है हमारा इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत हो रही है, इसीलिए वीडियो आने में कभी कभी लेट हो जा रही है। ओके, और बीच में तबीयत का इशू था जो कि अभी एकदम बिल्कुल आई एम फिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को। डिस्कस द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल जियोलॉजी। स्कोप के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था ना सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन फटाफट से कर देंगे, उसके बाद खत्म। ठीक है, आज हम देख रहे हैं अपना फेस इसी में, चश्मा लगाया नहीं है, गजब लग रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकल जियोलॉजी इज ए, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जियोलॉजी। सेम चीज़ को मैंने लिखा है कि इकोनॉमिकल जियोलॉजी है, जियोलॉजी का एक स्पेशल ब्रांच होता है। इन दिस मिनरल्स यूजफुल टू ह्यूमंस आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी जितने भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, मतलब इकोनॉमिकल जियोलॉजी के अंतर्गत हम सभी जितना जियोलॉजी का ब्रांच है सबसे नॉलेज को स्कोर करते हैं, और उस नॉलेज को हम देखते हैं कि वो ह्यूमंस के लिए, जो ह्यूमंस है, यूजफुल टू ह्यूमंस कितना वो मतलब कि यूजफुल हो सकता है, ऐसा कुछ करके। ठीक है ना, तो उसको हम लोग ये करते हैं। आप टोटल चीज़ लिख सकते हैं, पूरा चीज़ आप अभी तो ट्रांसलेट करके इसको लिखे ही हैं, फिर ट्रांसलेट करेंगे तो जिया उड़ जाएगा मेरा। ठीक है, ठीक है ना। अंडर दिस वी स्टडी द केमिकल कॉम्पोजिशन। इसके अंतर्गत हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन, रासायनिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ रिसिप्ट, उसके प्राप्ति की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल का मतलब हो गया भूवैज्ञानिक एवं ठीक है ना, भौगोलिक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वितरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड इंडस्ट्रीज मतलब होता है फैक्ट्रियाँ, इन फैक्ट्रीज में इन मिनरल्स का उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ थी, यहाँ पे आपको लिख देना है। पैराग्राफ चेंज होता है, उसके बाद आप देख सकते हैं इकोनॉमिकल जियोलॉजी इंक्लूड्स ऑल दोज मिनरल्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो होते हैं इकोनॉमिकल जियोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम एंड गोल्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिकल जियोलॉजी। ठीक है, तो इकोनॉमिकल जियोलॉजी हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि पर्पस। इसमें केवल और केवल पर्पस के हम क्यों पढ़ेंगे, उद्देश्य क्या है। नंबर 1 जो है टू ऑब्टेन, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिकल जियोलॉजी। मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिकल जियोलॉजी का जितना भी इंफॉर्मेशन है हमको इसमें ऑब्टेन करना होता है। अगला टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिकल जियोलॉजी एंड देयर मैचुअल, ठीक है ना, रिलेशनशिप विथ अदर, रिलेशनशिप फिर आज लिखा गया, उसको रिलेशंस आप कर देना। ठीक है, रिलेशंस, ठीक है, विथ अदर मिनरल्स एंड देयर ओरिजिन, ये पढ़ना होता है। तीसरा पर्पस ये है कि टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड, ठीक है ना, प्रोस्पेक्ट ऑफ मिनरल्स इन एन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है ना, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे चौथा, जो तीसरा यहाँ पे था तो चौथा मैंने इसी जगह कर दिया, टू स्टडी द यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट नॉलेज। ओके, आप इसको लिख लोगे। अगला 5 नंबर है टू मैक्सिमम द एक्सपोल्यूशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल्स एट द लोवेस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट, कि मतलब कि कम लागत होना चाहिए, ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करके इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला देयरफॉर, अतः, ठीक है ना, देयरफॉर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिकल जियोलॉजी इज टू स्टडी द जियोलॉजिकल स्टडी, मतलब कि भूवैज्ञानिक तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। एंड यूज ऑफ, ठीक है ना, नॉन मिनरल्स डिपॉजिट्स, कि हम लोग मिनरल्स डिपॉजिट्स के बारे में क्या यूज़ होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में इकोनॉमिकल जियोलॉजी में। तो ये सारी चीज़ें थी। 5 नंबर का है, बहुत लंबा है। स्कोप एंड इकोनॉमिकल जियोलॉजी, इसकी संभावना के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, द पोटेंशियल ऑफ एनी इकोनॉमिकल मिनरल्स कैन बी
टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सप्लेशन नहीं एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना, ऐसे करके। और उसके बाद लिखा है यहाँ पे मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ए, इसके बाद आगे थोड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी हैड मेड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द यूटिलिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अगला प्रश्न है हमारा जो कि 5 मार्क्स में ये भी काम करेगा। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन और मिनरल्स टेनोर्स मतलब होता है वही एवरेज परसेंटेज वाला, ठीक है ना, ऑफ ओर एंड गैंग मिनरल्स के बारे में। ओके, बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ए मिनरल डिपॉजिट्स इज ए मिक्सचर ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक सब्सटेंसेज फाउंड नेचुरली ऑन द अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर पट्टी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे और इन जनरली, ठीक है ना, जनरली अगर सामान्य भाषा में देखे जाए तो और इज एनी सब्सटेंस दैट कैन बी मिनरल्स आउट, कि जो भी मिनरल्स आउट को माइंड आउट किसी चीज़ को माइनिंग करके मीन्स खोद कर आउट किया जाए तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं जनरल भाषा में और। ओके, और फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम लोग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो क्या हो जाता है कि और इज ए कंबाइंड मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। आगे, ठीक है ना, नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटालिक भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली फ्रॉम एन और। ओके, आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है देयर आर फॉलोइंग 2 कंडीशंस फॉर और के लिए 2 कंडीशंस है। नंबर 1 बी वैल्यूबल होना चाहिए, उसका कीमत होना चाहिए, कीमत में कीमत प्राइस नहीं, उसका इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है ना। 2 बेनिफिशियल फ्रॉम इकोनॉमिकल एंड जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, लाभकारी होना चाहिए। और मिनरल जो है इसी में कन्फ्यूजन था, ध्यान दीजिएगा। द मिनरल विच इज यूज्ड ओनली टू ऑब्टेन द मेटल्स इज कॉल्ड मिनरल्स और। फॉर एग्जाम्पल हेमाटाइट एंड बॉक्साइट एटसेट्रा सब हो जाता है। राइटिंग बहुत रफ है, ध्यान दीजिएगा सभी बातों पे, जो बोल रहे हैं अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। गैंग मिनरल को धात्रि खनिज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। द यूजलेस एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस फाउंड अलोंग विथ द मिनरल्स और आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल और गैंग मिनरल यहाँ पे नॉन मेटालिक इसलिए दिए कि उसको भी अधात्री, मतलब उसमें धातु की मात्रा कोई नहीं रहेगा, उसे हम लोग अधात्री बोलते हैं, तो गैंग मिनरल्स उसे बोल सकते हैं, इसीलिए और करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेनोर ऑफ ओर्स, कि इसका जो है जो परसेंटेज था वो एवरेज परसेंटेज के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। फॉलोइंग आर द एवरेज परसेंटेज ऑफ ओर इन इंडिया फॉर सम इम्पोर्टेंट कॉमन मेटल्स, तो फेरस हो गया, ये सारा कुछ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ था ओज है वही इस चीज़ को आउंस को दिखाता है। एफी जो था 30% ओज पर टन है। उसके बाद ऊपर देखिएगा जो एयू है, जो गोल्ड है, इसका मीनिंग गोल्ड है, गोल्ड एजी पीटी सीयू पीबी ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें, और बीच में यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है मेरे द्वारा। ओके, तो आई होप दैट आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है आप इसे लिखेंगे और, ठीक है ना, और जो भी होगा लिख कर अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप हैंडल इसको शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोज़ अभी बहुत सारी है, थोड़ा लेट होता है क्योंकि बायोलॉजी फाउंडेशन क्लासेस भी हमें स्टार्ट करना है, एंड उसके साथ साथ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी फ़िलहाल बहुत काम करना है फ़िलहाल में। अभी जो है बायोलॉजी फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ अभी क्लास 11 का लेक्चरर वीडियो उन लोगों का क्वेश्चन आंसर भी नहीं करवाया गया है, बहुत सारी काम है। तो आपको मुझे होप है कि आप पूरा चीज़ लिखते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे, बाकी हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, चैनल बनाए तो, ठीक है। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।